नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर, यानी उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर मैं अपने सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मंगलवार है और हम आज कार्यक्रम लेकर आए हैं विशिष्ट व्यक्तित्व। यानी आज के इस कार्यक्रम में हमने एक ऐसी शख्सियत को यहां पर आमंत्रित किया है जो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से फिल्म और नाट्य जगत से जुड़े हैं। आप सुपरिचित फिल्म एवं नाट्य समीक्षक हैं और साथ में सांस्कृतिक पत्रकार संपादक भी हैं। मेरा आशय श्री अजित राय से है। श्री अजित राय आजकल मुंबई में हैं। वैसे काफी व्यस्त रहते हैं, बहुत ही यात्राओं पर रहते हैं, लेकिन आज हमने उसको इसलिए इस कार्यक्रम को बहुत ही सार्थक बनाने की कोशिश की है कि आज हमारे साथ जब श्री अजित राय जुड़ेंगे तो उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनका जो कार्य है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और आइए मित्रों, सबसे पहले हम आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे आज के विशिष्ट व्यक्तित्व हैं श्री अजित राय, उनको हम इस मंच के साथ जोड़ देते हैं। श्री अजित राय। अजित जी प्रणाम करता हूं। नमस्ते। प्रणाम, नमस्ते। प्रणाम, प्रणाम। बहुत आपका स्वागत है। स्वागत है। आप बहुत व्यस्त रहते हैं, मुझे मालूम है। अभी यूरोप से आप बहुत लंबी यात्रा तय करके आए हैं। तो मैंने अभी जब हमारे जुड़ने से पहले आप जब हमारे इस पटल पर आए, उससे पहले अपने मित्रों को मैंने आपका एक संक्षिप्त सा परिचय दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूं जो आपका परिचय जो मैंने जाना है, जो मैंने पढ़ा है, देखा है, आपने तो कमाल का कार्य किया है। आप शुरू से इतने सिनेमा और नाट्य समीक्षा में इतने व्यस्त रहे हैं और आपने एक सांस्कृतिक पत्रकार और संपादक के रूप में पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मैं बताना चाहूंगा, इस बीच में सदानंद मिश्र जी आकाशवाणी के हमारे मित्र हैं और रमेश चंद्र शुक्ल जी वो भी आकाशवाणी के हमारे मित्र हैं, वे हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अनदा पाटनी जी बहुत अच्छी कवियत्री है, आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमिता सिंह जी अहमदाबाद से जुड़ गई हैं। अब अजित जी हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए, तो आप आशमा कौल जी भी जुड़ गए। आप दो शब्द कहना चाहेंगे आरंभ में? नहीं, मैं बस सिर्फ सबका शुक्रिया अदा करता हूं और खास तौर से इसको जो मेरे फेसबुक लाइव पर भी देश और दुनिया के नौजवान मित्र देख रहे होंगे उनके लिए। और ये जो रामधारी सिंह दिनकर की कविता है ना, एक जो बहुत बड़ी कि सेनानी करो प्रयाण प्रयाण अभय सारा आकाश तुम्हारा है, वो उनकी कविता है जिस पर राजेंद्र यादव का उपन्यास आया था। तो इस दुनिया को मोहब्बत की निगाह से देखने के लिए हमारे नौजवानों का शुक्रिया, और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और मैं उनके साथ रहता हूं। बस यही कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं शुरू में ही कि मैंने बहुत सारे देखे, बहुत सारी राजनीति में गया, बहुत सारी दुनिया में गुजरा और मैंने कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, सब कुछ। उसके बाद मुझे लगा कि संस्कृति में ही मेरी आत्मा बसती है, इसलिए मुझे संस्कृति को अपनाना चाहिए। तो जब से मैंने मेन स्ट्रीम की सारी पत्रकारिता की, सभी अखबारों में काम किया, उसके बाद 2003 से लेकर अभी तक मैं लगातार सिनेमा की पत्रकारिता में और थिएटर की पत्रकारिता में हूं। और इस उम्र में मैं नया सिस्टम नहीं खड़ा कर सकता, मैं सिस्टम को बदल भी नहीं सकता हूं, वो मेरे वश के बाहर है। और इस समय आप देखिए, मैं नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकता, नई संस्था नहीं बना सकता। तो इस समाज में हमारे नौजवान जो कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो रंगमंच में, सिनेमा में, पत्रकारिता में, पेंटिंग में, म्यूजिक में, डांस में, समाज विज्ञान में, मैं उनके साथ खड़ा होना चाहता हूं, उनको थोड़ा आत्मविश्वास देना चाहता हूं। और मैं अपने जीवन के सारे पुण्य जो मैंने अर्जित किए हैं वो अपने नौजवान दोस्तों को भेंट करना चाहता हूं, ताकि वो और अच्छी ताकत के साथ अपने काम को करते रहें। यही मेरा कहना है।
क्या बात है, बहुत अच्छी बात शुरुआत में कही। और इस बीच में पिलकेंद्र अरोड़ा जी, प्रियंवदा पांडे जी, अनिल मीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप को आपका स्वागत कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन शुरुआत तो मैं यहां से करना चाहूंगा। आपका परिचय ही आपका व्यक्तित्व है, और आपका व्यक्तित्व ही पूरा परिचय है। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत में हम ये जानना चाहेंगे, वास्तव में आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कहाँ से हैं आप, आपकी जन्मभूमि कहाँ पर है? देखिए, मेरा जब जन्म हुआ था तो मैं एक बिहार के छोटे से कस्बे, जो अब बक्सर जिले का डुमरांव शहर है, उससे 8 किलोमीटर दूर एक गांव में हुआ, जहां न सड़क थी न बिजली थी। बस मेरे पास ज्ञान की एक ही खिड़की थी जो खुलती थी, वो है ऑल इंडिया रेडियो की। और मैं रेडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा, और उसी पर मैं बीबीसी सुनता था। और उसी में मुझे था कि जैसे एंटोन चेखव की एक कहानी है, थ्री सिस्टर्स। थ्री सिस्टर्स में तीन बहनें, इसको मैं कई बार कोट कर चुका हूँ, रूस के एक गांव में रहती हैं, और वो सपना देखती हैं कि एक दिन वो मास्को जाएंगी, क्योंकि मास्को उस समय उनकी मुक्ति का माध्यम बनेगा, उनके जीवन की ऊब खत्म होगी और नया कुछ होगा। मैं भी अपने उस गांव में, जहां पढ़ाई करने के लिए मुझे 5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, बारिश में हम गिर जाते थे और स्कूल छूट जाता था, लेकिन हम लोग पढ़ने में थोड़े बहुत तेज थे। तो आज तक आपको एक चीज बता दूं, मैंने डबल एमए भी किया है, 2 विषयों में क्या बात मास्टर है। डिग्री ली है, 3 डिप्लोमा किए हैं, 4 सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं, लेकिन हमेशा मैं टॉपर रहा हूं। पहली कक्षा से लेकर एमए तक मैंने टॉप किया है। तो उसी में इसमें सिलसिला शुरू हुआ, तो उसी में मुझे ज्ञान की रोशनी मिली। फिर मेरे घर में इंडियन नेशन एक अंग्रेजी का अखबार आता था, मेरे पिताजी पढ़ते थे, और आर्यावर्त आता था पटना से। लेकिन जब ये 80s का दौर शुरू हुआ, जिसमें नवभारत टाइम्स शुरू हुआ, और मुझे नवभारत टाइम्स में पटना में काम करने का मौका मिला, फिर मेरी जिंदगी बदलती शुरू हुई बदलनी। और बिहार के उन गांव कस्बों, आरा, बक्सर, पटना, वहां के सांस्कृतिक माहौल, वहां की राजनीति, वहां से मेरी पत्रकारिता की शुरुआत। अच्छा, कई कई मित्र मैंने ये देखा है कि पत्रकारिता में वो ज्यादातर राजनीति को पसंद करते हैं, राजनीतिक पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा माहौल होता है जिसमें उनको लगता है कि इसी में लाभ है। लेकिन आपने मूलतः, जो मैंने देखा है, आपने फिल्म, नाटक और विशेषकर सांस्कृतिक पत्रकारिता पर ज्यादा बल दिया है। उसमें आप संपादक भी रहे हैं, आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी संबंधित रहे हैं। तो इसमें क्या कुछ विशेष रुचि थी आपकी क्या? नहीं, मुझे लगा जब मैंने किताबें पढ़ी, आपको आश्चर्य होगा कि मैंने हजारों किताबें पढ़ी, हजारों रिपोर्ट लिखी, हजारों नाटक देखे, हजारों फिल्में देखी। और मेरे गुरु थे पत्रकारिता में अच्युतानंद मिश्र। अच्युतानंद मिश्र बनारस के थे, और वो कई अखबारों के प्रधान संपादक रहे। तो उनकी प्रेरणा से, और थिएटर में मेरे गुरु रहे देवेंद्र राज अंकुर। और मुझे बहुत सारे बड़े लोगों का, जैसे मेरे संपादकों का साथ मिला, जैसे प्रभाष जोशी, जैसे सूर्यकांत बाली, अच्युतानंद मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, और ओम थानवी, उसके क्या अलावा बात है। नामवर सिंह, और एक से एक बड़े लोगों का साथ मिला, और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। तो मुझे राजनीति में जो कोई भी पत्रकार हासिल कर सकता है, उससे कम 50 गुना ज्यादा मुझे जिंदगी में हासिल हुआ सांस्कृतिक पत्रकारिता में। आप देखिए कि आप कान फिल्म फेस्टिवल हो, चाहे बर्लिन, वेनिस, टोरंटो, बुसान, या फिर दुनिया के 50 देश हों। आज मैं दुनिया के 50 देशों से लिखता हूं, और अपने हिंदी के पाठकों के लिए लिखता हूं। दूसरी एक बात मुझे रहना जी आई कि मैं हिंदी में लिखूंगा। इसके पीछे एक जो मूल वजह है वो मैं आपको बता दूं, कि मैं पहले अंग्रेजी की पत्रकारिता में कुछ कुछ करता था, तो वो सब मेरी माताजी को समझ में नहीं आता था। एक दिन मेरी माताजी ने मुझसे कहा कि जो तुम लिखते हो वो मैं ही नहीं पढ़ सकती, तो तुम क्यों लिखते हो? फिर मुझे अपने देश के करोड़ों हिंदी वालों की याद आई कि मैं तो हिंदी समाज का हूं ना। और जब मैं कान फिल्म फेस्टिवल में गया, मैं हिंदी का पहला पत्रकार हूं जो कान फिल्म फेस्टिवल तक पहुंचा, क्या 67 बात है। ईयर्स की हिस्ट्री में, और 2013 में। तो वहां मैंने देखा कि सभी भाषाओं को फ्रांस जितनी इज्जत देता है, वहां साउथ कोरिया का डायरेक्टर अपनी भाषा में बोलता है, जापान का अपनी भाषा में, चीन का अपनी भाषा में,
रूस का डायरेक्टर अपनी भाषा में बोलता है, पोलैंड का अपनी भाषा में, और फ्रेंच लोग तो अपनी भाषा में बोलते हैं। तो मुझे अपनी भाषा पर गर्व तो नहीं कहूंगा, लेकिन स्वाभिमान हुआ। और मैं एक चीज बस थोड़ा सा इसमें जोड़ूंगा कि मैं, ये पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात के आने के बाद हिंदी भाषा को न्याय मिलना थोड़ा, कि हम अज्ञात, कुलशील और कुजात लोग नहीं हैं। ये जो आत्मविश्वास मिला उनके आने के बाद, जिस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में बात करना शुरू किया, हम इतनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा हम हैं, और हम क्यों नहीं हिंदी में कर सकते। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है, यदि मैं अंग्रेजी का पत्रकार होता और मुझे ये सारी चीजें हासिल होती तो मुझे उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन मुझे अपनी भाषा में, और ये कोई भाषा का गर्व और अहंकार नहीं है रैना जी, ये करोड़ों करोड़ लोगों को आवाज देने की बात है। मुझसे आज कान, बर्लिन, पेरिस, लंदन, बर्लिन, सब जगह लोग पूछते हैं कि आप अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखते हो। तो मैंने कहा इसलिए कि अंग्रेजी समाज को मेरी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत मेरे गांव के एक अपने भाई को है, जिसके पास कान फेस्टिवल की रिपोर्ट नहीं पहुंच पाती है, जिसके पास ईरानी सिनेमा कैसे कूटनीति का, डिप्लोमेसी का हिस्सा है, ये बात नहीं पहुंचती है, जिसको नहीं पता कि हॉलीवुड कैसे ऑपरेट करता है और कैसे ये सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने हैं। तो मैं उन नौजवानों के लिए काम करता हूँ। इसलिए सांस्कृतिक पत्रकारिता में मुझे सुकून मिलता है। राजनीतिक पत्रकारिता में कर सकता था क्योंकि मेरे बड़े पॉलिटिकल लिंक्स थे, लेकिन मुझे आनंद आता है। जैसे मैं कोई एक बेहतरीन फिल्म के बारे में लिखता हूं तो दरअसल मैं अपने ही दुखों और अपने ही सुखों के बारे में लिख रहा होता हूं। वो तो फिल्म मेरे लिए एक माध्यम है, और मुझे भी रोने का, हंसने का, दुखी होने का और खुश होने का मौका चाहिए। तो ये सांस्कृतिक पत्रकारिता मुझे ये सब मौका देती है। क्या बात है, बहुत बहुत सार्थक बातें आपने कही है। लेकिन आपको सूचना दे रहा हूं इस बीच में, अखिलेंद्र मिश्र जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार कर रहे हैं आपको। और साथ में डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह, जिनको पिछले दिनों ही साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार की उसकी घोषणा कर दी गई है, वे भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप मित्रों का जो हमारे साथ आज जुड़ गए हैं। प्रियमदा पांडे जी जुड़ी है, हरगोविंद पुरी जी जुड़े हैं, बहुत सारे मित्र हमारे, सुलेखा मिश्र जी जुड़ी हुई है, हमारा कार्यक्रम देख रही है। अच्छा, पिछले दिनों बातचीत तो हम क्रमवार तो कर ही लेंगे, लेकिन पिछले दिनों आपकी एक पुस्तक बहुत चर्चा में रही, जिसका विमोचन दिल्ली में ही हुआ था, बॉलीवुड की बुनियाद, वो पार्ट 1 था। तो उसमें बहुत कुछ रोचक पूर्ण बातें हुई, और उसमें आपने पूरा एक अच्छा खाका भी खींचा, किस तरह से आपको क्या क्या उसके लिए आपको श्रम करना पड़ा, और जो उसके लिए आपने अजित जी सामग्री जुटाई वो बहुत ही दिलचस्प थी और बहुत चुनौतीपूर्ण भी थी। संक्षिप्त में अपने मित्रों के लिए वो सूचना दीजिए ना। देखिए, वो एक संयोग बस मेरी मुलाकात कैन फिल्म फेस्टिवल में हिंदुजा ब्रदर्स से हुई। फिर उस समय हिंदुजा के घर पार्टी होती थी, भोज होता था, उसमें मैं गया। वहां मैंने सुना कि अपने भाषण में उन्होंने कहा कि उन्होंने 1200 हिंदी फिल्मों को 1955 से लेकर 1985 के बीच दुनिया भर में प्रदर्शित किया, उन फिल्मों में पैसा लगाया। सिनेमा की दुनिया में हमारे हिंदुस्तान में दुर्भाग्य है कि हमारी फिल्म की दुनिया अभी तक उद्योग का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकी है। इसको मैं कई प्लेटफॉर्म से कहने की कोशिश करता हूं कि जैसे मैं एक जूते की फैक्ट्री खोलना चाहूं, साबुन की फैक्ट्री खोलना चाहूं, यहां तक कि पान मसाला की फैक्ट्री खोलना चाहूं तो बैंक मुझे लोन देगा, लेकिन यदि मैं फिल्म बनाना चाहूं तो फिल्म के लिए बैंक लोन नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा, और ये उस समय भी था, 1955 में भी था। यहां तक कि मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम की शूटिंग के लिए उनको लंदन जाना था, तो उनको मिनिमम फॉरेन करेंसी की गारंटी हिंदुजा ने दी थी। यदि वो गारंटी उनको नहीं मिलती तो फिल्म शूट ही नहीं कर पाते। उस जमाने में हम कितने पैसे लेकर बाहर जा सकते थे, 100 पाउंड, 200 पाउंड, बहुत लिमिटेशन थी उस जमाने में। प्लस इसमें हिंदुजा ने क्या किया कि एक शब्द नया इजाद किया गया कि जिसको हम क्रिएटिव इकोनॉमी कहते हैं। ये क्रिएटिव इकोनॉमी थी कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा की कमी थी, तो हमारे फिल्मों ने देश को विदेशी मुद्रा दी, लाकर, कमाकर। और एक चांदी सोना एक कमर्शियल फिल्म 71 में बनी थी या 70 में, जिसको संजय खान, फिरोज खान के भाई संजय खान ने डायरेक्ट किया था। लेबनान के बेरूत में उस फिल्म ने
फ्रांसिस फोर्ड कपोला के गॉडफादर जैसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म के को बॉक्स ऑफिस पर परास्त किया था। क्या और बात है। ईरान में जो हिस्ट्री थी संगम की, कि संगम ने बॉक्स ऑफिस पर, हिंदुजा ने आर्ट सिनेमा की तो बात होती रहती है, हम एक से एक दिग्गज सत्यजीत रे से लेकर श्याम बेनेगल तक हमारे पास हैं, लेकिन कमर्शियल सिनेमा पर इतना बड़ा डिस्कोर्स पहली बार सामने आया है। और हमें कमर्शियल सिनेमा में बात करनी चाहिए, क्योंकि आज का लोक वही है, कमर्शियल सिनेमा। और ये एक पूरी जनरेशन से जनरेशन को प्रभावित करता है, करती है हमारी फिल्में। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। और उस रिसर्च में पहली बार इतिहास में हुआ कि लंदन में पहले हमारी हिंदी फिल्में केवल एक शो में लगती थी, संगम ने वो रिकॉर्ड तोड़ा और 4-4 शो में हमारी फिल्में लगने लगी। आज जो दुनिया भर में हमारी फिल्में कारोबार कर रही हैं, यदि हिंदुजा ने उसकी बुनियाद नहीं रखी होती तो इन लोगों को उस तरह का अवसर नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने इस किताब को लिखा, बॉलीवुड की बुनियाद, जिसका लोकार्पण कान फिल्म फेस्टिवल में, आप सोचिए दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में, इंडियन पैविलियन में अपूर्व चंद्रा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, और उसमें बहुत सारे लोगों की हिस्सेदारी थी। फिर इसके अंग्रेजी संस्करण हिंदुजा एंड बॉलीवुड का लोकार्पण लंदन में अक्षय कुमार ने बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में किया, जिसमें राहत फतेह अली खान ने गाने गाए, अनु मलिक थे, और बहुत सारे ब्रिटेन के सारा मंत्रिमंडल था वहां, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और 350 वहां के अमीर गरीब सब आम लोग थे। तो वो तो एक गर्व की बात थी कि किसी ऐसे एक हिंदी पत्रकार की किताब का लंदन के उतने बड़े शानदार तरीके से वो हुआ, और वो किताब बेस्ट सेलर है। आज वाणी प्रकाशन ने उसको छापा है, आप देख लीजिए, हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों किताबें बेस्ट सेलर हैं। तो उसमें तय हुआ कि ये तो 20% ही कहानी है, पूरी कहानी का 20% है, तो इसका पार्ट 2 लिखा जाए, क्योंकि इसका रेस्पॉन्स बड़ा था। तो अब मैं मुंबई में और लंदन में इस किताब का भाग 2 लिख रहा हूं। तो इसके लिए जो मूल सामग्री थी, बेसिक इंफॉर्मेशन, और आपको फिजिकली भी जो इसके लिए चाहिए, चित्र चाहिए होते थे आपको, डिटेल्स वगैरह, तो वो कहां से आपको प्राप्त हुए? देखिए, मैं तो चूंकि हमेशा दुनिया के हर देश में घूमता रहता हूं, तो हमेशा जो अपने काम की चीजों पर मेरी नजर रहती है। जैसे ईरान के प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद ने मुझे जब बुलाया था ईरान में, तब भी मैंने उसको देखा था और समझने की कोशिश की थी। फिर इजिप्ट में 2 फिल्म फेस्टिवल होते हैं, एक कायरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें जब मुझे बुलाया गया तब भी मैंने इसकी खोज की। इजिप्ट में हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा मार्केट था, वहां के सरकार के एक ऑडिटोरियम में संगम साल भर चली थी। तो मैं उस लिंक को जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि अब वो क्यों नहीं हो सकता। मैंने कोशिश की, अमिताभ बच्चन के प्रति जो इजिप्ट में पागलपन है मिस्र में, एक अल्गुना फिल्म फेस्टिवल में मुझे बुलाया जाता है अभी, वहां भी मैं खोजने की कोशिश करता हूँ। लंदन में, बेरूत में, इजराइल में, अभी नाइजीरिया में, अमेरिका में, सब जगह इसके फुटप्रिंट्स, पद चिन्ह मौजूद हैं उस स्वर्ण हिस्ट्री के। तो वो सब, क्योंकि हिंदुजाज ने जिसकी भी मदद की उसका कोई सबूत नहीं छोड़ा, यानी कि नेकी कर दरिया में डाल उनका सिद्धांत रहा, उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया। इसलिए उन 1200 फिल्मों में जो क्रेडिट्स उभरते हैं उसमें हिंदुजा का कहीं नाम नहीं है। ये अमिताभ बच्चन को पुनर्जीवित हिंदुजाज ने मर्द फिल्म से किया था, मनमोहन देसाई बैंकरप्ट हो चुके थे, ये सारे मनमोहन देसाई के बेटे ने उसमें इंटरव्यू दिया है, और अनु मलिक ने इंटरव्यू दिया है, और फिर अमित खन्ना जो देवानंद के सहयोगी रहे हैं। अमित खन्ना इंसाइक्लोपीडिया है सिनेमा के बारे में, और कहा जाता है कि जो बात गूगल नहीं बताता वो अमित खन्ना जानते हैं। तो वो रिलायंस एंटरटेनमेंट के हेड रहे, उनका इंटरव्यू है। एसएम खान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल के डीजी थे, उनको कैसे इन लोगों ने यूनी फ्रांस के लोगों से मिलवाया और कोशिश की। तो ये सारी सामग्रियां बहुत मुश्किल से मिली, क्योंकि हिंदुजाज रिलक्टेंट थे, कि उनको लगता था कि ये उनका प्रचार प्रसार क्यों किया जाए। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि ये उनका प्रचार प्रसार नहीं है, ये हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास का प्रचार प्रसार है, जो इतिहास भुला दिया गया है। तो वो करके एक किताब बन गई, और दूसरी किताब और भी अच्छी होगी। तो एक समीक्षक के नाते आपको क्या लगा कि अभी तक ये काम, अब देखिए ना, भारतीय सिनेमा को इतने वर्ष हो गए और इतना इतिहास बनता जा रहा है, तो इस पर अभी तक आपको क्या लग रहा है, इस पर अभी तक ये अनछुआ क्यों रह गया था, अभी तक क्यों काम नहीं हो पाया था इस पर? वो कई लोगों ने मुझसे बताया कि उन्होंने इस काम को करने की कोशिश की, लेकिन
सौभाग्य से यह मेरे किस्मत में लिखा हुआ था। यहाँ तक अच्छा, कि ये जो बहुत जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के प्रोड्यूसर हैं संजय के रॉय, उन्होंने भी एक जमाने में कोशिश की और श्रीचंद हिंदुजा के साथ उनकी बड़ी दोस्ती थी। तो उन्होंने जब ये किताब देखी और इस साल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस किताब पर दैनिक भास्कर के प्रधान संपादक लक्ष्मी प्रसाद पंत ने मुझसे चर्चा की थी। तो संजय ने कहा था, संजय ने लंदन में ही मुझे कहा था कि इस किताब पर मुझे जयपुर में चर्चा करवानी है, और नमिता गोखले जी को किताब पसंद आई थी। तो उन लोगों का उसका कहना था कि तुमने कम से कम कर तो दिया ये काम, और कई लोगों ने कोशिश की नहीं कर पाए। तो कुछ कुछ अपना प्रारब्ध और अपनी किस्मत होती है। तो अब जो दूसरा पार्ट आप इसका अब इस समय लिख रहे हैं, तो कितना कार्य हो चुका है वो अभी तक? उसमें मुख्य कार्य अभी बाकी है, बहुत बाकी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटरव्यूज होने हैं। जैसे उस दौर के अभिनेताओं के और ईरान के वो सारे अभिनेता इस्लामिक क्रांति के बाद, क्योंकि वहां सिनेमा बैन हो गया था कुछ सालों के लिए, तो सब अमेरिका चले गए, कोई लंदन चला गया, कोई दूसरे जैसे जैसे हमारे यहाँ के मोहम्मद रफी बहुत पॉपुलर गायक थे, या लता मंगेशकर, उसी तरह वहां की गायक थी वो गुगुश। तो गुगुश अमेरिका में है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। प्लस जहां जहां बिजनेस का मॉडल खड़ा किया था हिंदी सिनेमा ने, उसके फुटप्रिंट्स देखने की कोशिश की जा रही है। और ये किताब बहुत और कहानियों से भरी होगी, क्योंकि मेरी स्टाइल है कि अपनी पत्रकारिता में भी और अपने लेखन में मैं कहानियों के माध्यम से चीजें बताने की कोशिश करता हूं, जिससे कि हमारे नौजवान उसको पढ़ें और थोड़ा उसका आनंद भी लें। तो अभी कितना समय लगेगा आपको ये कार्य पूरा मुझे लगता करने है में? कि 2 साल कम से कम लगेगा इसमें। और पिछली 2 किताब साल में लगेंगे 5 साल क्योंकि लगा था, 5 साल में 2 साल कोरोना में चला गया, लेकिन इस किताब में 2 साल लगेगा कम से कम। नहीं नहीं, वो तो आवश्यकता है इस समय की, इसलिए क्योंकि आपको इसमें एक तो ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको चाहिए, हाँ। और साथ में आपको इसके लिए शायद भ्रमण भी करना पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए संभावना है कि 3-4 साल तो लग ही जाएंगे। हमारी हाँ शुभकामनाएं हाँ। आपके साथ है। बहुत अखिलेंद्र मिश्र जी कह रहे हैं, बहुत अद्भुत जानकारी दे रहे हैं आप तो जानते होंगे अखिलेंद्र जी भी बहुत अच्छे कवि हैं। जी जी अखिलामृतम इनका काव्य संग्रह पिछले दिनों आया था, और बहुत अच्छा लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आपके बारे में जो मैं अजित जी पढ़ रहा था कि आज तक लगभग आपने 5,000 आलेख, रिपोर्ट, समीक्षाएं, साक्षात्कार इत्यादि लिखे हैं। तो 5,000 तो कम नहीं होता है। क्या आप सोते नहीं है क्या? यही करते रहते हैं क्या? देखिए, मेरे दिमाग में प्रेमचंद का एक वाक्य हमेशा टंगा हुआ रहता है कि जिस दिन मैं कुछ नहीं लिखता हूं, मुझे खाना हराम लगता है। तो जब से मैंने होश संभाला है और पत्रकारिता में गया हूं, लगभग 1988 से लेकर अब तक मैं रोज 1000 वर्ड्स लिखता हूं। जैसे कि कोई गायक रियाज करता है, कोई डांसर नृत्य का अभ्यास करता है, कोई और लोग तरह तरह, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ होता नहीं है। अभिनेता भी अभ्यास करते हैं। उसी तरह लेखक और पत्रकार को चाहिए कि वो जरूर 1000 शब्द सुबह लिखे। मेरे लिए यही योग है, मेरे लिए यही प्राणायाम है। लिखना मेरे लिए मेरी सांस है, मेरी धड़कन है, मेरा जीवन है। अब देखिए, कान फिल्म फेस्टिवल में जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो आप सोचिए कि इसको कहेंगे कि एक पत्रकार यानी जी वन जी। जर्नलिस्ट, वन इवेंट और 75 आर्टिकल्स, ये संभव नहीं है आमतौर पर 12 दिन में। लेकिन ये संभव क्यों हुआ? क्योंकि वहां मैं लिखने और फिल्म देखने के अलावा कुछ करता ही नहीं था 2018 में। उसी तरह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भारत रंग महोत्सव था, 2009 की बात होगी, जिसमें वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था कि आप दुनिया में किसी नाट्य समीक्षक को ले लीजिए, उसने लगातार 25 दिन विदाउट फेल नाट्य समीक्षा नहीं लिखी है। 25 डेज। वो फाइल मेरे पास मौजूद है, और देश के बड़े बड़े थिएटर के डायरेक्टरों ने मुझे आशीर्वाद दिया और बोला कि ये कैसे संभव हो गया। उसका एक किस्सा बताता हूँ। वामन केंद्रे का नाटक था, बॉम्बे से गया था उस समय। अनुराधा कपूर उस समय निदेशक थी एनएसडी के, और मैं जनसत्ता में काम करता था। तो जनसत्ता में आप जानते हैं कि हमारे अखबारों में जिस तरह का सिस्टम होता है, मैंने फैक्स कर दिया रिपोर्ट, और फैक्स वहां मिला नहीं। अब आपका उस समय इंटरनेट उस तरह से था नहीं, तो फैक्स करना पड़ता था हाथ से लिखकर। अब जी जी रात जी। के 12 बजे तक वो पेज रुका हुआ था, और मुझे फोन आया,
और उस समय तक मोबाइल चल रहा था कि भाई आपकी रिपोर्ट नहीं मिली। अब रात के 12 बजे और 3 डिग्री टेम्परेचर था, जनवरी का महीना था 2009 में। अब मैंने कहा कि यदि रिपोर्ट नहीं गई तो मेरा तो ये व्रत ही टूट जाएगा। तो मैंने एक ऑटो रिक्शा किया, कुहासा था, ठंड थी, उस ठंड में मैं 1 बजे रात को अपने जनसत्ता दफ्तर पहुंचा और सारे डेस्क पर के लोग, मैंने पारुल शर्मा वहां थी उसकी इंचार्ज, उन्होंने कहा कि देखिए कमिटमेंट इसको कहते हैं। इतनी ठंड में मैंने अपनी रिपोर्ट दी, वहां कॉपी दी, उसके बाद वो कंपोज हुई, 1:30-2 बजे पेज छूटा और नेक्स्ट डे वो छपी रिपोर्ट बामन केंद्र के। उसको नामर सिंह ने उस समय उस शो में चीफ गेस्ट थे और वेद पश्य नाम का नाटक था, इडिपस, तो उसको किया था। तो आप देखिए कि वो, और उसके बाद मैंने दूसरा ऑटो किया और रात को 3 बजे अपने घर पहुंचा था। तो आप यदि कमिटमेंट से काम करते हैं और कमिटमेंट आपका कला संस्कृति से ज्यादा अपने प्रति होता है तो भी कुछ काम हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इतना लिख लिया है 5000। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्योंकि ये अच्छी तादाद है अजित जी। 5000, जब मैं बहुत ही रोचक आपका ये काफी समृद्ध आपका परिचय है। और साथ में मुझे ये भी ज्ञात हुआ है कि आप जो प्रतिष्ठित और वरिष्ठ रंगकर्मी और सिनेमा के बहुत अच्छे कलाकार हैं राम गोपाल बजाज जी, उस पर कुछ काम कर रहे हैं, कोई पुस्तक लिख रहे हैं आप? मैं इन दिनों 4 किताबों पर एक साथ काम कर रहा हूं। पहली है हिंदुजा एंड बॉलीवुड पार्ट 2। दूसरी है, एक बहुत बड़े हमारे उद्योगपति हैं जो पटना से ही, मैंने जन्म तो उनका राजस्थान में हुआ, लेकिन वो है वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल। उनका जीवन मुझे एक तरह से चमत्कारिक परी कथाओं की तरह लगता है और उनसे हमारी जब लंदन में दोस्ती हुई, ये तो मेरा सौभाग्य है कि उनसे दोस्ती हुई। और मैंने लंदन में, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन लंदन में अनिल अग्रवाल की संगत में बीते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो बिलियनर है, अरबपति हैं और इतने बड़े अमीर हैं और गुजरात में 2 लाख करोड़ की सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने की सोच रहे थे, ये सब नहीं है। लेकिन वो एक आदमी जो कि जिसके घर में, उनकी माताजी ने इंटरव्यू दिया, आप सोचिए कि जिसके घर में इतना धन नहीं है कि उनकी माताजी उनको जन्म दे सके, और इसलिए वो, उनकी माताजी अपने मायके चली गई भरतपुर, और जिस आदमी को अंग्रेजी न जानने के कारण मुंबई के ताज होटल में घुसने नहीं दिया गया हो, वो आदमी आज सैकड़ों ताज होटल खरीद सकता है। और उस आदमी में अहंकार नाम की चीज नहीं है। जैसे राधा कृष्ण के आप देखिए, लंदन में एक इलाका है जिसको सोहो कहते हैं। सोहो यानी लंदन का रेड लाइट एरिया है। अब सोहो किस लिए जाना जाता है? राधा कृष्ण इस्कॉन टेम्पल के कारण जाना जाता है। सोहो की पहचान उस मंदिर ने बदल दी हिंदुजा और अनिल अग्रवाल और मित्तल लोगों के कारण। क्या तो वहां पर वो आदमी जैसे साष्टांग लेटता है आम आदमी के रूप में श्री कृष्ण के चरणों में, मुझे देखकर बहुत ताज्जुब हुआ। और वो आदमी मंदिर एक साधारण टैक्सी में आते हैं, अपनी मर्सिडीज और बड़ी गाड़ियों को छोड़कर। तो एक तो उन पर एक किताब मैं लिख रहा हूं अनिल अग्रवाल के बारे में, गोरियागंज टू हिल स्ट्रीट। तीसरी किताब है जो कि रामगोपाल बजाज पर है, लगभग पूरी हो चुकी है, एक इंटरव्यू करना बाकी है। बजाज भी विलक्षण है। बजाज के माता पिता ने, उनके पास भी खाने को नहीं था कुछ भी उनके घर में, तो बजाज, आप सोचिए कि उनके माता पिता ने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बच्चे को दूसरे मारवाड़ी परिवार में भेज दिया ताकि इसका पालन पोषण हो सके, इसको दूध मिल सके। और वहां से बजाज की कहानी शुरू होती है। उनको अपनी आजीविका के लिए ये जो कलकत्ता का क्रिकेट स्टेडियम है, नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम के पास, तेल लेकर मालिश तक करनी पड़ी। और वो आदमी पटना में एमए कर रहा था हिंदी में, और उसने एक ठोंगा में जिसमें झाल मुढ़ी खरीदा, और वो ठोंगा उस अखबार से बना था जिस पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रवेश का विज्ञापन छपा था। और झाल मुढ़ी खाने के बाद रामगोपाल बजाज ने जब उसको, उनकी आदत है कुछ भी पढ़ना, देखना, जिज्ञासा, उसको पढ़ना शुरू किया, तो वो हमारे रामेश्वर सिंह कश्यप के पास गए और प्यारे मोहन सहाय, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पहले बैच के स्नातक रहे बिहार के, रामेश्वर सिंह कश्यप वही हैं जो ऑल इंडिया रेडियो का दिन, आपको याद होगा वो पुराना, तो एक लोहा से नाटक हुआ करता था आकाशवाणी, जी 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 लोहा जी से जी बनते थे रामेश्वर सिंह कश्यप। वो बहुत बड़े लेखक थे और एसपी जैन कॉलेज सासाराम के प्रिंसिपल हुआ करते थे। कश्यप ने कहा कि बजाज तुम सब कुछ छोड़कर इसमें अप्लाई कर दो। बजाज ने अप्लाई किया, उनका सिलेक्शन हो गया।
आप देखिए कि वो एमए पार्ट 1 में थे। उस जमाने में पटना यूनिवर्सिटी बहुत नामी यूनिवर्सिटी थी, हमारी जेएनयू की। जेएनयू तो उस समय बना भी नहीं था, और उस समय कोई भी विद्यार्थी एमए की पढ़ाई बीच में छोड़कर नाटक और नौटंकी करने नहीं आएगा। लेकिन बजाज ने बीच में पढ़ाई छोड़ी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आए, पढ़ाई की, यही नौकरी की, यही उसके डायरेक्टर बने। और आज हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जितना फाउंडेशन देखते हैं, तो इब्राहिम अलकाजी जो कि इसके फाउंडर थे, उसके बाद बजाज का ही कंट्रीब्यूशन है। वो किताब लिखने में मुझे इतना, और बजाज मेरे गुरु रहे हैं थिएटर के, मुझे बजाज ने और अंकुर ने मुझे थिएटर सिखाया है। तो ये बजाज पर एक किताब लिख रहा हूं। एक चौथी किताब जो मैं घोषणा कर देता हूं, वो है उपेंद्र राय के बारे में, जो कि आज भारत एक्सप्रेस चैनल के मालिक और एमडी और सीईओ हैं। उपेंद्र राय के गांव में गया था, वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, हमारी 20-25 साल से दोस्तियां हैं, जब उनकी शादी नहीं हुई थी। उपेंद्र राय विलक्षण व्यक्तित्व के धनी हैं। उनको केवल सहारा ग्रुप और उसके सीईओ और हेड के रूप में मत समझिए। वो आदमी एक गांव से शुरू हुआ और उसकी नेकी के किस्से उपेंद्र राय के गांव गाजीपुर के पत्ते पत्ते पर अंकित हैं। उस आदमी ने इतने हजारों लोगों की मदद की है, और वो आदमी इतना जीनियस है, और उसका भी जीवन एक किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो ये किताबें, उसके बाद 10 किताबें मेरी अभी लाइन में लगी हुई हैं, जो मेरे 5000 आर्टिकल्स हैं, उनमें से एक एक करके आएंगी उसका चयनित, जिसमें एक किताब की बहुत प्रतीक्षा हो रही है हिंदुस्तान में, क्योंकि विश्व सिनेमा के बारे में, आज के विश्व सिनेमा के बारे में वही उसी का जिक्र करना चाह रहा था मैं। विश्व सिनेमा के बारे में भी आपको काफी जानकारी भी है और बहुत सामग्री भी मिलेगी आपको। अब आज के जैसे जितनी किताबें हमारे हिंदी अंग्रेजी में हिंदुस्तान में मौजूद हैं, वो बहुत क्लासिक्स के बारे में है, जैसे ज़्यां-लुक गोदार, फ्रांसुआ ट्रूफो, स्टीवन स्पीलबर्ग, बाकी सब। आज का जो विश्व सिनेमा है, आज का, अभी का, जिसमें मार्टिन स्कॉर्सेसे हैं, क्वेंटिन टैरेंटिनो हैं, बाकी लोग, उनके बारे में कोई किताब नहीं है। तो मैंने जो कान फिल्म फेस्टिवल और दुनिया के दूसरे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों की समीक्षाएं लिखी हैं, और ईरान की, और अरब सिनेमा तो कमाल का है रैना जी। हम क्या बात है, सही बात है कि जहां से इस्लाम की पैदाइश हुई है सऊदी अरब। मुझे क्राउन प्रिंस ने बुलाया था पिछले साल दिसंबर में जेद्दा में, उसका एक रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लॉन्च किया, और उसकी भी अलग कहानी है कि उसने अपने कल्चर मिनिस्टर को कान फिल्म फेस्टिवल भेजा, वहां हमारी उससे मुलाकात हुई और हमने उससे कुछ बातचीत की, उसको पसंद आ गई। फिर ये 2018 की बात है, और जेद्दा में जो इस्लाम सिनेमा के, नाच गाने के, ये सब के खिलाफ था, उसने सिनेमा शुरू किया। और क्राउन प्रिंस के, आप सोचिए कि एक अरब देश में पहला सिनेमा हॉल अप्रैल 2018 में बनता है रियाद में, और आज के उसके सिनेमा हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे हैं हमसे, क्योंकि अमेरिका उसके पीछे है। तो इजिप्ट और सऊदी अरब, लेबनान, यहाँ का जो सिनेमा, मोरक्को, जॉर्डन, तो ये सब के बारे में एक किताब आनी है, जो हमारे मित्र धर्मेंद्र नाथ ओझा है, फिल्म हिस्टोरियन है मुंबई के, वो उनकी मदद से वो उसको एडिट करेंगे और उसकी कॉपी तैयार करेंगे। और अगली किताब रंग समीक्षा के बारे में है, नाट्य समीक्षा के बारे में है। ये एक अद्भुत किताब है। मैंने एक बार, जब मैं रंग प्रसंग का संपादक था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, वामन केंद्रीय निदेशक थे, तो हमने कहा कि हम जो रंगकर्मी बड़े हो चुके हैं, महान हो चुके हैं, मैं उन पर लिखकर न उनकी मदद करूंगा, न मैं हिंदी समाज की मदद करूंगा, वो तो हो चुके। जैसे मैं एम.के. रैना, प्रसन्ना, बंसी कौल, देवेंद्र राज, अंकुर, इनके बारे में क्या लिखूंगा, इनके बारे में इतना लिखा जा चुका है। तो मैंने देश भर से हिंदी के वैसे 25 लड़के लड़कियों को चुना, जो 10 साल बाद बड़े रंगकर्मी होने जा रहे हैं। मैंने उनका नाम दिया रंगमंच के चंद्रगुप्त। क्या बात है, मैं रंगमंच के चंद्रगुप्त पर एक किताब लिखना चाहता हूं, कि हमारे देश में वो रंगकर्मी जो गांव-गांव, कस्बों में अच्छा रंगमंच कर रहे हैं और देश भर में हैं, उनमें से 25 नौजवानों को मैं चुनूं और उनके साथ मैं एक-एक हफ्ता बिताऊं, और मैं उनके थिएटर के एस्थेटिक्स को समझने की कोशिश करूं। मुझे उनके संघर्ष से कुछ नहीं लेने देना, मुझे उनकी सफलता और कहानियों से कुछ नहीं लेने देना, वो तो अखबारों में छपती रहती हैं। लेकिन एक सीरियस, गंभीर किताब उनके रंगमंच पर, जो इस समय नहीं है, हिंदी, अंग्रेजी और किसी भाषा में नहीं है, कि उनका एस्थेटिक्स क्या है, वो रंगमंच के भविष्य हैं, वो भविष्य के रंगमंच के बारे में क्या सोचते हैं, और मैं उस पर एक आर्टिकल लिखूं, एक इंटरव्यू लिखूं। इस तरह से 50 अध्यायों की एक किताब रंगमंच के चंद्रगुप्त मेरे ध्यान में है। दूसरी एक किताब है कि
सांस्कृतिक पत्रकारिता के बारे में कोई किताब हिंदी अंग्रेजी में नहीं है। उस तरह से एक नहीं है। आदमी जी जी। सांस्कृतिक पत्रकार बनना चाहता है तो हाउ टू रिपोर्ट कल्चरल इवेंट, कि वो साहित्यिक गोष्ठियों की रिपोर्टिंग कैसे करे, वो नाटक की रिपोर्टिंग कैसे करे, सिनेमा की कैसे करे, वो इंटरव्यू लेने जाए किसी सांस्कृतिक हस्ती का तो उसको ये नहीं पूछना पड़े हबीब तनवीर से कि आप बताइए कि आपने कौन कौन से नाटक किए हैं। होता वैसा। क्या बात है। जी जी। तो मैं एक ऐसी किताब तैयार करना चाहता हूं जो मीडिया के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हो, अपने अनुभव के आधार पर, और हिंदी के पत्रकार, जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे हिंदी के 200-300 पत्रकार दुनिया के सारे देशों में पहुंच जाएं। जो अवसर मुझे मिला, मैं यह अवसर अपने नौजवान पत्रकारों को देना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके लिए धन भी आ जाएगा, उसके लिए अवसर भी आ जाएंगे, बस एक जुनून, थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी प्रतिभा की जरूरत है। ये जुनून, जानकारी और प्रतिभा को आप तीनों में मिला दें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये और बाकी इसी तरह की किताबें हैं जो मेरी योजना में है। जैसे साहित्य में मैं अकेला ऐसा जन पत्रकार हूं जिन्होंने करीब सैकड़ों बड़े लेखकों के अंतरंग को देखा है, उनके साथ शामें बिताई हैं, और शामें कैसी बीतती हैं इसका अंदाजा आपको थोड़ा बहुत होगा क्योंकि आप कश्मीर से हैं, पहाड़ से हैं। तो नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती और इस तरह के अनेक जो बड़े बड़े, मनोज श्याम जोशी और इस तरह से असगर बजाहत, बहुत सारे लोगों के साथ मेरी शामें बीती हैं। तो एक साहित्य पर एक साहित्यिक पत्रकारिता करके और उस पर करना चाहता हूं। एक किताब मेरे सांस्कृतिक रिपोर्टाज का पहला हिस्सा अभी आया है दृश्यांतर नाम से। जी जी जी। वो दृश्यांतर सांस्कृतिक पत्रकारिता का है जिसमें आप 50 देशों के संस्मरण हैं और न्यूयॉर्क के विश्व हिंदी सम्मेलन से लेकर अभी कान फिल्म फेस्टिवल तक, और उसमें ओशो कम्यून से लेकर खजुराहो तक के हैं। तो वो किताब वाणी से आई है दृश्यांतर। उसी तरह की कई किताबें, तो बस यही सब है, जितना हो पाएगा उतना करने की कोशिश करूंगा। नहीं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपको स्वस्थ रखे, सानंद रखे और पूरा सामर्थ्य दे, क्योंकि आप इतनी यात्राएं करते रहते हैं और इतना आप व्यक्तिगत अनुभव जो ग्रहण करना होता है वो करते हैं। लेकिन आपने बीच में एक अच्छी बात कही कि अवसर वाली, देखिए अवसर तो अगर मिले भी ना, लेकिन अवसर बनाया जाता है। और हम चाहते हैं कि आप जैसे और पत्रकार, जो सांस्कृतिक पत्रकार है, वो निकले और अवसर बनाकर पूरे विश्व का भ्रमण करें और पूरे विश्व में जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनका समावेश करके भारतीयता के उस परिप्रेक्ष्य में भी यहाँ पर उनको परिचित करवाएं, ताकि हमारी संस्कृति तो समृद्ध है ही, लेकिन जितना आदान प्रदान रहेगा और उसके जो पुल के रूप में, एक ब्रिज के रूप में आप ही अजित राय जैसे व्यक्ति कार्य करते हैं, ये तो बहुत बहुत सराहनीय है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ किस तरह से आप संबंधित रहे, कितना समय आपने वहां दिया? वहां मैंने 20 साल समय दिया और मैं 20 साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कई तरह की गतिविधियों से जुड़ा रहा। मुझे रामगोपाल बजाज ले गए सबसे पहली बार, और देवेंद्र राज अंकुर जब डायरेक्टर बने, 9/11 जो कहते हैं हुआ था अमेरिका में, तो उसी समय सितंबर में देवेंद्र राज अंकुर निदेशक बने। और बजाज ने, ये बात मैं कई बार कोट करता हूं कि मैं गांव से आया हुआ था, हिंदी की पत्रकारिता करता था और मैं हवाई जहाज पर नहीं चढ़ा था। तो कई बार, जैसे बजेंद्री पाल हैं, एक बहुत माउंटेनियर पहाड़ पर्वतारोही, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई बार कहा है कि वो अपने घर में उड़ते हुए हवाई जहाज को देखती थी और उनका सपना था। तो ये प्रतीक के तौर पर है कि मुझे पहली बार देवेंद्र राज अंकुर ने एक आमंत्रण दिया और मुझे दिल्ली से लखनऊ हवाई जहाज से ले गए, एयर इंडिया की उड़ान से। तो वो मेरे लिए बहुत अद्भुत अनुभव था कि अरे, रंगमंच की पत्रकारिता में तो ये भी होता है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, अखबारों से भी और राजनीतिक दलों से भी। कल्चर और लिटरेचर के जो जर्नलिस्ट हैं उनको बहुत कम मिलता है। तो वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। एक सन 2000 की बात होगी, जुलाई 2000 की, आज 23 साल हो रहे हैं। तब से देवेंद्र राज अंकुर के साथ मैंने बहुत काम किया। अंकुर जी के कारण राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने मुझ पर लाखों रुपए खर्च किए और मेरे निर्माण में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। वो इसलिए कि उन्होंने मुझे देश भर में भेजा और देश भर में मैंने
22 भाषाओं के 200 डायरेक्टरों के लगभग 1000 नाटक देखे, कश्मीर क्या से बात है, क्या बात कन्याकुमारी है। तक। इसलिए आज सारे डायरेक्टर और उनके नाटकों के नाम मेरे टिप्स पर हैं। तो अंकुर जी हमेशा मुझे अपने साथ रखते थे। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भारत रंग महोत्सव में मैं 4-4 काम एक साथ करता था। आप सोचिए, मैं 4 घंटे सोता था। उसमें पहला काम यह था कि मुझे रोज 3 नाटकों की समीक्षा अपने अखबार के लिए लिखनी होती थी, चाहे मैं राष्ट्रीय सहारा में रहा हूं या जनसत्ता में। पहला ये मेरा मूल काम था। दूसरा था, मैं मीडिया को कोऑर्डिनेट करता था, वहां सारा मीडिया पीआरओ का काम करता था। तीसरा काम होता था कि जो 4 नाटक एक दिन में हो चुके होते हैं, नेक्स्ट डे उनकी डायरेक्टर्स मीट होती थी, तो मैं डायरेक्टर्स मीट करता था ऑन पब्लिक। और चौथा काम, मैं अंकुर जी को असिस्ट करता था। तो ये क्या चार बात है। चार काम मैं एक साथ करता था, और बिना पैसे और बिना उसके लालच के। आप सोचिए कि पहली बार अंकुर जी ने अपनी एयर कंडीशन कार में मुझे मंडी हाउस से जनसत्ता के दफ्तर भेजा था। मैं उससे पहले एसी कार में नहीं चढ़ा था। तो अंकुर जी मेरे गुरु हैं और बजाज जी गुरु हैं। उसके बाद 2010 में, और इसको अनुराधा कपूर और वामन केंद्रे और सुरेश शर्मा और दिनेश खन्ना सबने कंटिन्यू किया। संजोग से उसी में हमारे एक मित्र बने प्रदीप मोहंती, जो इस समय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रजिस्ट्रार हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उसमें अभी तक इस देश में थिएटर अप्रिसिएशन कोर्स नहीं था। फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स एफटीआईआई पुणे ने बहुत पहले से चालू किया हुआ था, और फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स वो हमारा वर्ल्ड लेवल का कोर्स है। अभी भी उसमें बहुत 60 सीटें होती हैं, और वो हालांकि 2003 में मैंने जब किया, वो बाद में बताऊंगा, कि उसी फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स से मेरी जिंदगी बदली है। और मैं अपने सारे नौजवानों को कहना चाहता हूं कि वो फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स एक बार जिंदगी में जरूर कर लें, और विश्व की महान 150 फिल्में उसमें देखें। उसी तरह 2010 में मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए एक उसके एक्सटेंशन प्रोग्राम में दिल्ली में, जो हम लोगों ने किया था ललित एकेडमी के ऑडिटोरियम में, पहला थिएटर अप्रिसिएशन कोर्स 15 दिन का मैंने डिजाइन किया, और मैं उसका डायरेक्टर था। और उससे वो एक एनएसडी के लिए एक शुरुआत हुई। तो अभी भी एनएसडी उसको देश भर में थिएटर अप्रिसिएशन कोर्स करती है, थिएटर की समझ पैदा करने के लिए। फिर मुझे भारत रंग महोत्सव, जो दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल में एक है, मतलब थर्ड वर्ल्ड का तो एशिया अफ्रीका में उससे बड़ा थिएटर फेस्टिवल नहीं है, उसमें अमाल अलाना और अनुराधा कपूर मुझे उसके जूरी में ले आए। तो वो भी 2008 के आसपास की बात होगी। तो 2008 से लेकर अब तक लगातार मैंने उसमें जूरी के रूप में काम किया। देश भर के 400 नाटक हम देखते हैं और उसमें से सिलेक्ट करते हैं। फिर मुझे वामन केंद्रे ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका रंग प्रसंग का संपादक बनाया। फिर हमने वहां कुछ अंक निकाले, और इसी तरह से हम जुड़े रहे उसके साथ। ये हुआ राष्ट्रीय नाट्य। आपसे एक बात जानना चाहूंगा अजित जी, आपने विश्व भर के नाटक देखे हैं, सिनेमा देखा है, और भारत में भी सिनेमा और नाटक उनके साथ भी आप संबंधित रहे हैं। तो क्या लग रहा है हमारे देश का जो नाट्य संसार है या सिनेमा जगत है, क्या कंपटीशन में वो कितना टक्कर दे सकता है, कितना उसका वर्चस्व है, क्या है उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि आप तो बारीकी से समीक्षा करते हैं इसकी। देखिए, उसमें क्या है ना कि इंडिया के बारे में यूरोप का जो नजरिया पहले था कि भारत एक सपेरों और जादूगरों का देश है, एक जमाने में कहा जाता था। एक मॉडर्न इंडिया के बारे में जो परसेप्शन बदला है वो पिछले कुछ सालों में बदला है, 10 सालों में बदला है, और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट के रूप में उभरा है। तो आज दुनिया का कोई देश इंडिया के बारे में ये जानता है। लेकिन जहां तक भारतीय रंगमंच की बात है, तो दुनिया भर में और उनके देशों में आधुनिक भारतीय रंगमंच की कोई हैसियत नहीं है, उसके बारे में कोई भी जानता नहीं है। वो अभी भी कालिदास के शकुंतला के बारे में जानते हैं। जैसे आप देखिए कि हमारा ये कालिदास का नाटक शकुंतला पहला भारतीय नाटक था जो कई शताब्दियों पहले जर्मनी में पहुंचा था, और जर्मनी में उसके प्रदर्शन हुए थे। उसके बाद से रतनथयम का नाटक चला कुछ दिन तक, गिरीश कर्नाड बाहर गए। एक आध बार जो थिएटर के जो दो सबसे बड़े फेस्टिवल होते हैं, एक एविनॉन है जिसको एवियो कहते हैं, फ्रांस में है, और दूसरा एडिनबरा है जो स्कॉटलैंड में है। उसमें स्कॉटलैंड वाले फेस्टिवल में कुछ नाटक यहाँ से गए, जैसे अरविंद गौड़ ने लुशिन दुबे के साथ एक नाटक किया था, वो गया था।
और एक आध नाटक, अतुल कुमार एक बड़े नाटककार हैं जिन्होंने शेक्सपियर के नाटक को मिडनाइट समर ड्रीम्स को पिया बहुरूपिया के नाम से किया। वो शेक्सपियर का प्रोजेक्ट था उसके 500 साल होने पर। बाकी मुझे कोई दिखाई नहीं देता कोई भारतीय डायरेक्टर जिसको दुनिया में लोग जानते भी हो। तो हमारा ये थिएटर तो बहुत, वो जानते हैं तो हमारे क्लासिक थिएटर के बारे में जानते हैं, संस्कृत नाटक के बारे में जानते हैं, उसका एक एस्थेटिकल महत्व था। और हिंदी रंगमंच तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, क्योंकि हिंदी रंगमंच की आयु कुल मिलाकर 1960 से शुरू होती है। जब आप देखिए हिंदी का पहला आधुनिक नाटक जो हुआ वो मोहन राकेश का था, आषाढ़ का एक दिन, और वो नाटक 1960 के आसपास पहले श्यामानंद जालान ने अपने ड्राइंग रूम में किया कोलकाता में, क्योंकि उनको डर था कि बंगाली वर्चस्व में हिंदी का नाटक हो पाएगा कि नहीं। बाद में सक्सेसफुल हुआ तो वो नाटक हुआ आषाढ़ का एक दिन। वहीं से आधुनिक हिंदी रंगमंच की शुरुआत मानी जानी चाहिए। बाकी पहले कुछ कुछ लोक रंगमंच था, गाने होने का था, जैसे अंधेर नगरी हो रहा था आधुनिक। तो दुनिया में ये सब कुछ नहीं है। और मलयालम में, क्योंकि जहां इंटरनेशनली आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो मलयालम और केरल उसमें सबसे आगे हैं। साउथ में जो 3 स्टेट हैं उसमें कर्नाटक और केरल, यही रंगमंच के बहुत बड़े तीर्थ हैं। हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में आधुनिक नाटक बहुत कम है, और तमिलनाडु में बहुत कम है, इक्का दुक्का है। कर्नाटक में बहुत एक चमत्कार जरूर हुआ, जहां दुनिया से उनका संपर्क बढ़ा, उसमें कई लोगों का योगदान है। तो ये नाटक की दुनिया है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने 25 थिएटर के नौजवानों को लेकर एक ऐसा विश्व रंगमंच का टूर बनाना चाहता हूं, जिसमें मैं ये जिन पर किताब लिखने जा रहा हूं, ये 25 नौजवान उन दुनिया के सारे बड़े नाटकों को देख तो लें, कम से कम नाटक का जो हजारों करोड़ की इकोनॉमी के 2 बड़े सेंटर हैं रंगमंच के, जहां मुझे सौभाग्य से जाने का अवसर मिला। एक तो न्यूयॉर्क का ब्रॉडवे, अभी देखिए मुंबई में नीता अंबानी कल्चरल सेंटर बना है, वो एक वेस्ट साइड स्टोरी म्यूजिकल नाटक ब्रॉडवे न्यूयॉर्क से बुला रही है। ये क्या है, शेक्सपियर के रोमियो जूलियट का एक अपना ब्रॉडवे संस्करण है। उससे पहले फिरोज अब्बास खान ने मैंने करोड़ों की लागत से सिविलाइजेशन टू इंडिया किया उनके सेंटर में। लेकिन हमारा नाटक उन तक कैसे पहुंचे, सवाल ये है। जबकि हमारे नाटक की गुणवत्ता पर कोई बात मैं नहीं कर रहा हूं, उनकी गुणवत्ता है। मुगले आजम, कम से कम इस समय मुगले आजम जो है फिरोज खान का, वो मुंबई में हो रहा है ना, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जो कथक का नृत्य का समा बंधा, या नियाग्रा फॉल पर जो उन्होंने कथक डांसरों का, क्योंकि मुगले आजम में कथक की कोरियोग्राफी बहुत पावरफुल है। तो फिरोज अब्बास खान ले गए हैं ना इस समय आधुनिक नाटक को। नसरुद्दीन शाह के साथ वो दुनिया भर में ले गए गांधी वर्सेस महात्मा वर्सेस गांधी नाटक को। ये अनुपम खेर का नाटक ट्रैवल किया, कुछ भी हो सकता है। और ये सालगिरह किरण खेर अनुपम खेर का, उसने वो किया, तुम्हारी अमृता फारूक शेख और शबाना आजमी का नाटक। लेकिन ये सब स्टार नाटक और उस तरह के बड़े नाटक हुए। मूल भारतीय रंगमंच अभी जो है, जिसमें हजारों 5 पीढ़ियां सक्रिय हैं, हजारों रंगकर्मी सक्रिय हैं, वो नाटक कभी विदेशों में नहीं पहुंच पा रहा है। मेरी कोशिश है कि किसी तरह हमारे नौजवानों का एक पैनोरमा नाटकों का दुनिया में कम से कम जो बड़े सेंटर हैं, जैसे फ्रांस बड़ा सेंटर है, फ्रांस का एक बहुत बड़ा नाटककार हुआ मॉलियर्स, हिंदुस्तान के गली गली में मॉलियर्स के नाटक होते हैं। दूसरा सेंटर है इंग्लैंड, लंदन, शेक्सपियर का हम 5 साल, इंडिया में तो प्रोसेनियम थिएटर ही शेक्सपियर के कारण आया, तो वहां तो हम भी तो वहां पहुंचे, ये हालत है। अच्छा, अनिता पाटनी जी के एक जिज्ञासा है, उनका ये वो जानना चाहती है कि भारतीय रंगमंच का विदेशों में लोकप्रिय न होने के कारण क्या है, क्या इसका कारण क्या है, मुख्य रूप से इसके मूल में कारण क्या है? मूल में कारण पहुंच का अभाव है। हमारा नाटक उन तक पहुंच ही नहीं पाता। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाटकों को लेकर केवल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करके संतुष्ट हो जाते हैं। और चूंकि हमारे पास, हम एक गरीब देश हैं और हमारे पास 140 करोड़ के देश हैं, और हमारे पास बहुत पैसे का अभाव रहता है, जो कि रहेगा, तो हम जो नाटक विदेशों के हिंदुस्तान में आ पाते हैं, वो वहां की या तो सरकारों द्वारा स्पॉन्सर होते हैं, या जैसे तैसे कोशिश करके आ पाते हैं। जो मेन स्ट्रीम नाटक है उस इलाके का, वो हमारे यहाँ पहुंच ही नहीं पाता। और यदि मान लीजिए किसी बड़े प्राइवेट कॉर्पोरेट सेंटर में वो आ भी रहा है, तो उसके टिकट के रेट्स इतने महंगे होते हैं कि आम रंगकर्मी उसको देख नहीं पाता।
तो ये आदान प्रदान का अभाव है और संसाधनों की कमी है, इसके कारण हमारा नाटक वहां नहीं पहुंचा, वो नहीं पहुंच पाता है। तो एक व्यक्तिगत बात आपसे जानना हाँ, लेकिन चाहूंगा। हमारी फिल्में पहुंच रही हैं। हाँ, फिल्में तो पहुंच रही है कहीं, क्योंकि और बहुत सारे जमाने से फिल्म। पहुंच रही है। आप देखिए जी। नीचा नगर 1946 से पहुंचती थी, उस समय से कान फिल्म फेस्टिवल में उसको अवार्ड मिला। संत तुकाराम 1935 में, 1935 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में संत तुकाराम एक मराठी की फिल्म पहुंची थी। तो 1935 से लेकर अब तक भी छिटपुट है, लेकिन पहुंचती हैं फिल्में। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि फिल्मों का अंतरराष्ट्रीय फिल्म जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, महोत्सव होते हैं, उनमें भारतीय सिनेमा की भी एंट्रीज होती है और उनको अच्छे स्तर पर देखा जाता है। अच्छा, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि आपका नोबेल पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया गया था। क्या घटना है ये, इसके बारे में मित्रों को देखिए बताइए। उसमें हिंदुस्तान के 2 ही लोग हैं अब तक जिनको वहां आमंत्रित किया गया ऑफिशियली। एक तो अपने पद के कारण गए, अशोक वाजपेयी। जिस साल दारियो फो को, जो इटालियन प्ले राइट हैं, उनको अवार्ड मिला था, तो उस साल अशोक वाजपेयी गए थे, उस समय ज्वाइंट सेक्रेटरी कल्चर थे। दूसरा, मुझे एक जर्नलिस्ट के रूप में वहां बुलाया गया था जब कैलाश सत्यार्थी को अवार्ड मिला था, 2014 में शायद मिला था। और मैंने कैलाश सत्यार्थी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोका था कि आप हिंदी में बोलिए, क्योंकि उनका अवार्ड बटा था 2 लोगों में। एक तो कैलाश सत्यार्थी को मिला, दूसरा एक एक्टिविस्ट है, एजुकेशनल एक्टिविस्ट है पाकिस्तान की, मलाला यूसुफजई, उनको मिला था। तो मलाला यूसुफजई उर्दू में अपनी बात रख रही थी और ये अंग्रेजी में बोल रहे थे। तो अब फिर अभी पिछले साल इंदौर में वो मिले थे मुझे, पिछले महीने अप्रैल में। तो मैंने उनको कहा भी था, तो उन्हें याद आया और फिर उन्होंने हिंदी में अपना सब कुछ बोला था प्रेस को। तो मैंने उनको कहा था, कैलाश जी आपका देश सुनना चाहता है, आप देश की भाषा में बोलिए। तो वो नोबेल प्राइज का, उसमें एक ही चीज मैं आपको याद दिलाकर बहुत मैं चाहता हूं कि वहां मैंने देखा कि मंच पर नॉर्वे के राजा और रानी के लिए कुर्सी लगाई गई थी। ठीक है भाई, राजा आ रहे हैं और नोबेल प्राइज समारोह में, तो राजा और रानी ने मंच पर बैठने से मना किया। उन्होंने कहा कि आज का मंच उन विभूतियों के लिए है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। क्या बात है। तो हम वहां पहुंचकर उनकी गरिमा को कम नहीं करना चाहते, ये मेरी आंखों देखी बात है, मैंने देखा था। तब क्या हुआ कि राजा और राज परिवार के लिए 4 कुर्सियां ओस्लो के टाउन हॉल में आगे लगा दी गई और मंच पर केवल 4 कुर्सियां थी, जिसमें 2 पर नोबेल प्राइज विजेता बैठे, एक पर नोबेल प्राइज समिति के सेक्रेटरी बैठे, एक पर उसका अध्यक्ष बैठा, क्योंकि वो अध्यक्ष ही अवार्ड देता है। जैसे हमारा साहित्य अकेडमी अवार्ड है, तो साहित्य अकेडमी का अध्यक्ष अवार्ड देता है। ये नोबेल प्राइज सेरेमनी की बात मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारे यहाँ जो मंच बनते हैं, आपके हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, सब जगह, तो हमारे यहाँ कैसे मारामारी होती है राजनेताओं की, आप देख लीजिए। दूसरी बात मैं एक करना चाहता हूं कि इस साल 2015 से मेरे दोस्त 1 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन मनाते हैं। तो वो पहले रशियन कल्चर सेंटर में दिल्ली में मनता था और उसमें देश भर के नौजवानों को मैं आमंत्रित करता था और उन लोगों को आमंत्रित करता था जिनकी पहुंच प्रेस क्लब में नहीं है। मैं जब अपनी जवानी के उन दिनों में जब प्रेस क्लब से गुजरता था, तो मुझे लगता था कि कोई मुझे भीतर ले जाता, एक हसरत होती है वहां खाने पीने की। तो मैं 50 ऐसे नौजवानों को बुलाता हूं जो वहां नहीं जा पाते, नहीं पहुंच जाते, अच्छा काम करें, उनके बीच एक डायलॉग होता है, कल्चरल डायलॉग। तो दिल्ली की वो सबसे अच्छी, सबके हिसाब से एक बड़ी सांस्कृतिक घटना होती थी मेरा जन्मदिन। तो उसमें एक विषय रहता है और लोग डायलॉग करते हैं, क्योंकि आजकल डायलॉग खत्म होते जा रहे हैं, खाना पीना तो होता है। तो ये अब बॉम्बे में मैं हूं, मुंबई में हूं, तो 1 अक्टूबर को लोखंडवाला में एक क्लब है जहां पिछले साल हुआ था और पिछले साल हमने एक विषय रखा था उसका। मैं अपने नौजवान साथियों को बता दूं, उसमें बहुत सारे लोग, आजमगढ़ से अभिषेक पंडित, सीधी मध्य प्रदेश से नीरज कुंदेर और बहुत सारे लोग आए थे, नौजवान लोग भी आए थे और जो अभिनेता अभिनेत्री सब लोग आए थे। तो उसमें था फिल्म एजुकेशन। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है रैना जी, कि जैसे मैंने एमबीबीएस नहीं किया है, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है, तो मैं आपके हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकता, ठीक है। उसी तरह यदि आपने सिनेमा की पढ़ाई नहीं की है, तो आप अच्छी फिल्म कैसे बना सकते हैं। और हमारे यहाँ फिल्म एजुकेशन का
घोर अभाव है। जो सिनेमा फिल्म मेकिंग है वो एक अक्वायर्ड कैपेसिटी है, उसको ये अर्जित कौशल है, इसको आप सीखते हैं, पढ़ते हैं। मैं दुनिया के सारे फेस्टिवल में जाता हूं और उसमें जो बायोडेटा पढ़ता हूं सारे फिल्मकारों का, वो कहीं ना कहीं से फिल्म की ट्रेनिंग और शिक्षा लेकर आए हुए लोग हैं। हमारे यहाँ कोई भी फिल्म बनाने लगता है, फिर हमारे जो सिनेमा भारतीय समाज को इतना बड़े लेवल पर प्रभावित कर रहा है, नई पीढ़ी को प्रभावित कर रहा है, वो फिल्म एजुकेशन है नहीं और फिल्म स्टडीज भी नहीं है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, हमारी 500 यूनिवर्सिटीज में कितने में फिल्म पढ़ाई जाती है। तो ये एक सब्जेक्ट था लास्ट ईयर, जिसमें फिरोज अब्बास खान, वामन केंद्रे, चंद्रप्रकाश बेदी, पवन मल्होत्रा, अतुल तिवारी, बहुत सारे लोगों ने उसमें आकर, आबिद सुरती और सबने अपनी बातें रखी थी। इस साल हम इस सब्जेक्ट को ले रहे हैं आगे आने वाले 1 अक्टूबर को, कि हमारा हिंदी सिनेमा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है और बहुत अच्छा हमें विषय क्या है। करना जी। चाहिए कि हमारे नौजवानों की फिल्में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छा काम करें, जबकि उनमें कुवत है। इस समय देखिए, मैं 2-3 फिल्मकारों का नाम लूंगा, आज पूरा यूरोप और दुनिया उसके फिल्मों की दीवानी है और उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, वो अपने इंटरप्रेन्योरशिप से। एक का नाम है पैन नलिन कुमार पांड्या, जिसकी फिल्म लास्ट ईयर ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री थी। उस फिल्म का नाम है छेल्लो शो, गुजराती की फिल्म है, और लास्ट फिल्म शो अंग्रेजी में। आज इटली में 200 सिनेमा घरों में उसका प्रीमियर हो रहा है, मैक्सिको में, साउथ कोरिया में, पूरे देश में वो फिल्म दिखाई जा रही है। और पैन नलिन को शुरू में 170 प्रोड्यूसर्स ने रिजेक्ट किया था। तो पैन नलिन इस बात का उदाहरण है। दूसरा, अभी एक पंजाबी के फिल्मकार हैं गुरविंदर सिंह, जिनकी फिल्म अन्ना घोड़े दा दान और एक फिल्म है चौथी कूट कान में प्रीमियर की गई। आज उनके पास बहुत सारा काम है। एक अमित दत्ता हैं, जिन्होंने परमजीत सिंह पर हिंदी में फिल्म बनाई है डॉक्यूमेंट्री, उनका बहुत नाम है। अभी एलिफेंट विस्पर्स का आपने नाम सुना होगा, जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला। फिर लहरिया न्यूज को मिला था एक बार अवार्ड। तो डॉक्यूमेंट्री में हमारा इंडिया वर्ल्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक फिल्मकार है जिसका नाम है राहुल जैन की फिल्म दिल्ली के प्रदूषण पर थी, इनविजिबल डेमंस। उसको कैन में प्रीमियर किया गया, आप सोचिए। उसके बाद जर्मनी ने उसको रेजिडेंट परमिट दिया, आज बर्लिन में वो काम कर रहा है। उसी तरह से सौनक सेन एक दिल्ली का नौजवान है, जिसने चीलों के ब्लैक काइट के संरक्षण पर एक फिल्म बनाई है डॉक्यूमेंट्री, जिसको सनडांस में और कैन में दोनों जगह अवार्ड मिला। तो मैं एक अपने जन्मदिन पर इस साल एक सब्जेक्ट ले रहा हूं कि हमारे नौजवान जो फिल्में बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्री, वो बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंचे और हमारी फीचर फिल्में क्यों नहीं वहां तक पहुंच पा रही हैं। तो जितना हम लोगों से होने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और जितना हो पा रहा है, मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे हाथ में एक ज्ञान की मशाल है और मैं अपने सारे नौजवान दोस्तों को ज्ञान की मशाल देना चाहता हूं। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात कही। ज्ञान की मशाल जो है, ये मशाल दिन ब दिन चमकती रहे, रोशनी फैलाती रहे, प्रकाश फैलाती रहे। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। वैसे संप्रति वर्तमान में आप आजीविका का साधन क्या है आपको? क्या आप कहीं पर? भारत एक्सप्रेस चैनल है जो हमारा, उसका मैं एडवाइजर और फिल्म क्रिटिक हूं। ये है आजीविका का साधन जो मेन है। और दूसरा, मैं एक बड़े अच्छे परिवार से आता हूं जिसके पास 300 एकड़ जमीन है, खेती बाड़ी है अच्छी। और पहले तो मैं घर से विद्रोह करके भाग गया था दिल्ली, लेकिन अब हमारे परिवार और माता पिता से अच्छे रिश्ते हैं। तीसरा साधन है कि जो मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो हिंदुजा जी अनिल अग्रवाल से मैं पारिश्रमिक नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो संसाधन है वो तो मुझे मिल जाते हैं। चौथा, मैं छोटे छोटे वर्कशॉप करता हूँ, फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स करता हूँ और थिएटर अप्रिसिएशन कोर्स करता हूँ। तो इसमें इतना आ जाता है कि काम चल जाता है और हमारे मित्र हम सबके साथ होते हैं, तो इसकी कोई समस्या नहीं है। और आप एक फ्रेम में देखेंगे ना कि मान लीजिए कि क्या है, जैसे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है और अधिकतर लोग 80% पॉपुलेशन जिस हालत में जी रही है, उसमें मुझे बहुत ज्यादा की डिमांड नहीं करनी चाहिए। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और आपकी ये ऊर्जा बनी रहे और आप लगातार, और जिस तरह से आपने विश्व भ्रमण किया है और इतने सारे देशों में गया है, ये कम नहीं है। आपने इतना अनुभव भी ग्रहण किया है और इस अनुभव के आधार पर आप अपने देश को और भारतीय नौजवानों को दे सकते हैं। तो
बहुत सारे हमारे नौजवान मित्र ऐसे हैं जो भ्रम में पड़ जाते हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय करते ही एकदम मुंबई की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि मायावी दुनिया है वहां पर, एकदम मायाजाल है वहां पर कुछ। लेकिन बाद में उनकी समझ में आता है नहीं, बहुत कठिन है, डगर बहुत कठिन है, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो मैं किस संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूं अजित जी, कि भारतीय रंगमंच की जो दशा है इस समय, और सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी भी भारतीय रंगमंच आजीविका के लायक नहीं बन पाया है, अपने वो स्टैंड नहीं कर पाया है। तो क्या कारण है? उसकी दो तीन वजह है। मैंने यूरोप में देखा है कि यूरोप में सरकारें तो सपोर्ट करती हैं बहुत ज्यादा, और सरकार यूरोप में आप देखिए जैसे इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर और एमपी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और नगर परिषद महत्वपूर्ण होती है, काउंसिल। तो काउंसिल बहुत सहायता देती है इन सब गतिविधियों को, और कॉर्पोरेट भी वहां सहायता देता है, और समाज भी सहायता देता है। यानी कि सरकार और उद्योग जगत और समाज तीनों यूरोप में और अमेरिका में इन सब चीजों को सपोर्ट करते हैं, रंगमंच को और कलाओं को। हमारे देश में दुर्भाग्य से ये तीनों, सरकार, समाज और उद्योग जगत, रंगमंच को उस तरह से नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं जिस तरह से उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम 140 करोड़ के देश के निवासी हैं। अब 140 करोड़ के देश में हमारा काम एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से नहीं चल सकता। मेरा कई बार कहना हुआ है कि जितने भी राज्य हैं, कम से कम राज्यों की राजधानियों में एक राज्य नाट्य विद्यालय बने, जिसमें हम सबने कोशिश की और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय बना। उस तरह से बिहार नाट्य विद्यालय बने, भारतीय नाट्य अकेडमी है वहां चल रही है, ठीक बात है, त्रिशूर में, केरल में है। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को एक उच्च अध्ययन का माध्यम बनाया जाए। जो बेसिक 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है वो इन राज्यों में हो, ताकि कुछ तो कुछ काम बने। दूसरा क्या है कि हिंदी सिनेमा हिंदी इलाके में नहीं बनता, इसलिए हिंदी सिनेमा में काम करने के लिए लोगों को मुंबई आना पड़ता है। जैसे मलयालम में, मैंने मलयालम काफी मैं गया हूं और उनके साथ कावलम नारायण पडिक्कर के साथ काफी मैंने समय बिताया। तो मलयालम में या नॉर्थ ईस्ट में या बंगाल में, गुजरात में, महाराष्ट्र में जहां रंगमंच है वहीं उनका सिनेमा है, तो उनको किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। जैसे मलयालम के थिएटर के सारे दिग्गज सिनेमा में और थिएटर में आवाजाही करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। यदि जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, पटना, भोपाल, सब जगह, रायपुर में सिनेमा बन रहा होता है हिंदी सिनेमा, तो इनको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसको बुरा नहीं मानता, जिसको जिस मीडियम में काम करना है वो मीडियम में काम करे। और एक चीज और मैंने सोचा था कि कभी जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं करने की कोशिश करूंगा कि एक हमने बात की है किसी कॉर्पोरेट घराने से और कुछ स्पॉन्सरशिप के लिए, कि मैं चाहता हूं कि इस देश में 20 जगहों पर एक 15-15 दिन का पूर्णकालिक फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स लॉन्च करूं। वो कोर्स इसलिए है कि जो हमारे नौजवान वहां से आकर बॉम्बे आते हैं सिनेमा के लिए, और वो 10 साल उनको समझने में लग जाता है। 10 साल उनका भयानक गरीबी, संघर्ष, अभाव और एक ठोकरे खाने में बीतता है, तो उनके 10 साल कम से कम बच जाए। यदि वो फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स में सारी चीजों पर उनकी क्लैरिटी हो जाए और वो नौजवान समझ लें कि ये सिनेमा क्या है एक्चुअली, ये कैसे बनता है, इसके लिए मार्केटिंग कहां से होती है, इसके लिए पैसे कहां से आते हैं, इसके लिए किन लोगों को संपर्क करना चाहिए, ये जो मार्केटिंग और मैनेजमेंट का हिस्सा है और क्रिएटिविटी का हिस्सा है, इस पर मैं एक फुल फ्लेज मैंने डिजाइन किया है और मैं इसको लेकर जाऊंगा। पहले सारे स्टेट कैपिटल में करूंगा और फिर साउथ के स्टेट्स में भी करूंगा। तो ये एक मैं करना चाहता हूं अपने नौजवानों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए, भले ही वो एक्टिंग में जाना चाहे। आप देखिए कि कई यहाँ बॉम्बे में एक्टिंग के स्कूल हैं जिसमें सालाना फीस 20 लाख रुपए है। एक भारत जैसे गरीब देश में जहां 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर जिंदा रहती है, वहां 20 लाख सालाना फीस देने की हैसियत किसको है? नहीं, सही बात है। कॉर्पोरेट देखिए, साइंस के लिए, मेडिसिन, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई के लिए तो लोग खर्च करते हैं कर्ज लेकर भी, लेकिन आर्ट एंड कल्चर की पढ़ाई के लिए कोई 20 लाख कैसे दे सकता है? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अन्याय है हमारे लोगों के प्रति, तो वो सोचना चाहिए हमें। नहीं अजित जी,
उसमें भी ये बात है ना कि 20 लाख रुपए आप सालाना देंगे, लेकिन उसके बाद पूरा करने के बाद तो फिर वो जो 20 लाख आपने 80 लाख रुपए खर्च किए हैं, उसका रिटर्न भी तो मिलना चाहिए ना आपको। उतना ब्रेक मिलना चाहिए ताकि आप उस फील्ड में फिर अपना पांव ठीक तरह से जमा पाएंगे, वो भी तो है। तो उनका भी स्ट्रगल उन बाकी नौजवानों के स्ट्रगल के बराबर ही हो गया ना। उतना 60 लाख खर्च करने के बाद वो भी बराबर पर पहुंच गए। और जिस तरह से एफटीआई है, तो एफटीआई का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसने सैकड़ों अद्वितीय फिल्मकार हमें दिए हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने इस देश में हर जगह एफटीआई, हर स्टेट में एफटीआई क्यों नहीं होनी चाहिए। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ये डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए और इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए और हर स्टेट में ये एक खुलना चाहिए। आपको एक उदाहरण देता हूं। पेरिस में एक म्यूजियम है, लूव्र म्यूजियम, जहां दाविंची की मोनालिसा ओरिजिनल रखी गई है। मोनालिसा को देखने के लिए लाखों लोग साल में वहां ट्रैवल करते हैं। लूव्र म्यूजियम के टिकट से जितना पैसा आता है, यानी कि 14 यूरो, यानी कि 1400 से 2000 रुपया एक टिकट का वहां लगता है। लूव्र म्यूजियम के टिकट से जितना पैसा आता है उस म्यूजियम को, वो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के कुल बजट का 10 गुना है। ओहो। तो कल्चर में हम कहाँ हैं? जैसे किसी ने पूछा कि हम ओलंपिक में 100 में गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीत लेते हैं। मैंने कई बार इस बात पर कहने की कोशिश की कि आप प्रोपोर्शन देखिए ना कि हमारी आबादी का कितना परसेंट खेल रहा है। जैसे स्पेन और जो लोग जैसे स्पोर्ट्स में आगे हैं, अमेरिका, रूस, चाइना और ये सब जो लोग स्पोर्ट्स में आगे हैं, उनका 80% पॉपुलेशन स्पोर्ट्स खेल रहा है। हमारा तो मुश्किल से 1% भी पॉपुलेशन स्पोर्ट्स में नहीं है। तो हम 1% पॉपुलेशन के दम पर हम 100 गोल्ड मेडल कैसे जीत सकते हैं? तो हमारे देश में थोड़ी सी डेमोक्रेसी हो जाए, थोड़ा सा हमारे देश में गरीबी कम हो जाए थोड़ी, और थोड़ी सी आधुनिकता आ जाए, तो जो हम विश्व गुरु कैसे होंगे? जैसे किसी भी क्षेत्र में कल्चर, हमने अपने कल्चर की ताकत को डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं बनाया, हमने अपने सिनेमा के सॉफ्ट पावर को नहीं समझा। आज अमेरिका यदि विश्व में सबसे बड़ा पावर है तो उसमें हॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान है। हॉलीवुड अमेरिका का एक एसेट है, हमने सिनेमा को समझा ही नहीं। आप देखिए हमने क्या किया कि हमने 50% पॉपुलेशन जो औरतें हैं उनको घर में बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो 25% हमारे जो दलित और ट्राइबल हैं उनको हमने मेन स्ट्रीम से बाहर कर दिया, तो 75% हो गया। तो क्या 25% पॉपुलेशन राष्ट्र निर्माण कर सकती है? सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए कि दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड बहुत बड़ा देश है, मैंने नाम है, आप जाइए तो सबसे ज्यादा खुशहाल देश फिनलैंड है। और फिनलैंड मातृ प्रधान देश है रैना जी। जो स्कैंडिनेवियन कंट्री में मैंने देखा है बड़े बड़े रोड रोलर तक चलाते हुए औरतों को, हमने स्त्रियों के बारे में क्या सोचा है, हमारा दृष्टिकोण क्या है? उनको राष्ट्र निर्माण में तभी लगेगा ना। मैंने हम इनकम टैक्स में भी देखिए कि कोई नौकरानी है जो मेरे यहाँ काम करती है, तो हम नौकरानी को जितना पैसा पे करते हैं वो हमारा इनकम टैक्स में रिकॉर्ड होगा। लेकिन यदि मैं उस नौकरानी से शादी कर लूं तो उसके काम का जीरो हो जाएगा, तुरंत तो फ्लक्चुएट होकर जीरो इकोनॉमी में आ जाएगा। सही बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल जीरो कर दी ना। तो आप बिल्कुल से बहुत फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और ये जो नॉर्वे जो देश हैं सबसे ज्यादा डेवलपमेंट में है, वो मातृ प्रधान देश है और हम मातृशक्ति की पूजा करने वाले देश हैं। तो उन लोगों ने तो उस मातृशक्ति के बल पर इतना बड़ा अचीव कर लिया और हम अभी रास्ते में। जी बोलिए। यानी कुल मिलाकर अभी बहुत कुछ हमें हासिल करना है। और सबसे बड़ी बात अजित जी ये है कि हमें अपनी मानसिकता को उसको चेंज करना है और मानसिकता के साथ साथ हमें आगे भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचना है। बहुत अच्छी बातचीत रही। अच्छा ये बताइए अंत में कि और क्या रुचियां हैं आपकी इसके अतिरिक्त, आपकी व्यक्तिगत? देखिए मुझे अच्छे लोगों से दोस्तियां पसंद है और मुझे घूमना पसंद है। और मेरे लिए जैसे विदेशों का घूमना कोई पर्यटन और टूरिज्म नहीं है, मेरे लिए वहाँ के लोग और वहाँ का कल्चर इंपॉर्टेंट है। वहाँ का सिनेमा, वहाँ का थिएटर, वहाँ का साहित्य और वहाँ के बाकी चीजें महत्वपूर्ण है।
तो मैं कहीं भी जाता हूं, जैसे मैं इंग्लैंड जाता हूं तो इंग्लैंड में मैडम तुषाद म्यूजियम में आज तक नहीं गया क्योंकि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं वहां ब्रिटिश लाइब्रेरी जाता हूं और मेरे लिए जो अखबारों के दफ्तर जो हैं, जो जिन्होंने इतिहास रचा है, जैसे टाइम्स का दफ्तर है, गार्जियन का दफ्तर है, और वहां के शिक्षा के केंद्र हैं कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आप सोचिए कि दुनिया में पिछले कई दशकों से नंबर 1 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड है, नंबर 2 कैम्ब्रिज है, नंबर 3 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, नंबर 4 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, जहां से हमारे मनमोहन सिंह जी पढ़कर आए थे। तो हमारे शिक्षा के केंद्र ही मेरे लिए तीर्थ हैं। मंदिर मस्जिद से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए शिक्षा और संस्कृति के केंद्र हैं। मैं नेशनल थिएटर जाता हूं वहां लंदन में, मैं वहां के म्यूजियम में जाता हूं, नेशनल आर्ट गैलरी में, मैं वहां के ब्रिटिश लाइब्रेरी में जाता हूं। ये सब चीजों में जाकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं अपने नौजवान मित्रों से कहना चाहता हूं कि ध्यान, देखिए क्या है कि बाइबल की एक उक्ति है जिसमें वो कहा गया है कि जब भी आप कोई बड़ा और पवित्र काम करने के लिए चलते हैं तो शैतान भेष बदलकर बार बार आपके आसपास आता है और आपको पथभ्रष्ट करने की कोशिश करता है। ये बाइबल का है। तो आप भी जब कुछ बड़ा करने को सोचते हैं तो आपका कोई भी मित्र, कोई भी संबंधी कहीं भी किसी रूप में वो शैतान के रूप में आता है और आपको पथभ्रष्ट करता है, आपका ध्यान बटाता है। आपको गुस्सा ही दिला दिया किसी ने तो दिन भर आपका बर्बाद हो गया। तो आपको अपने लक्ष्य पर चलते चले जाना है। और सबसे बड़ी बात जो गोपीचंद हिंदुजा से मैंने सीखी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि गिविंग इज ह्यूमन, फॉर गिविंग इज डिवाइन। किसी को कुछ देना ह्यूमन, मानवीय चीज है, लेकिन क्षमा करना ईश्वरीय चीज है। तो क्या बात है, क्या हुए और दुनिया को मोहब्बत की निगाह से देखना चाहिए और देखने की कोशिश करनी चाहिए। क्या बात है, जैसे ओशो कहते हैं ना, ओशो कहते हैं कि जब आप प्यार देते हैं तो वो आपको कई कई गुना होकर वापस लौटता है। तो क्या बात है, क्या बात है। पॉजिटिविटी से भरे रहें। आप दिमाग से काम करने वाले लोग हैं, तो आप जब तक दिमाग आपका शांत और क्रिएटिव नहीं रहेगा, आप बड़े सपने नहीं देख पाएंगे। देखिए अजित जी, मानवीय शक्ति में बस एक ही उसका कारण है कि उसके केंद्र में प्रेम है, प्यार है और सद्भावना है। सबसे बड़ी बात है। अच्छा, अपने मित्रों के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे जो अब देखिए लगातार 1 घंटा 13 मिनट लगभग हो गए हमारे साथ जुड़े रहे, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? तो उसमें मेरे 2 शब्द यही है कि जो मित्र मुद्दों से जुड़े हुए हैं और जो हम लोग सोचते हैं उन विचारों के साथ उनका तारतम्य है, और जो हमारे सपनों के साथ चलना चाहते हैं, मेरे पास सबके लिए कुछ ना कुछ है। और आप आइए और साथ चलकर देखिए, आपको अच्छा लगे तो चलिए, नहीं तो आप रास्ता बदल लीजिए। तो मैं भी ऐसा ही करता हूं। मेरे मन में कोई प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह किसी के प्रति, और मैं जजमेंटल नहीं होता, क्योंकि आप देखिए कि कोई भी सामने वाला पता नहीं किस मजबूरी में क्या कर रहा है, बिना इसको जाने हम उस पर जजमेंट दे देते हैं। तो मैं जजमेंटल नहीं होता। और बहुत अच्छी मेरे 2 सबसे रोल मॉडल हैं। एक तो भगवान शिव हैं, जो कितने आप सोचिए जंगल के लोग और जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है उसके देवता हैं, जिनमें सांप, बिच्छू, शेर, पक्षी सब कुछ होते हैं उनके पास। दूसरे भगवान श्री कृष्ण हैं। ये 2 लोग मेरे रोल मॉडल हैं और ये इनको सोचना चाहिए हमें। और यह दुनिया हमेशा जीने लायक एक बेहतर दुनिया के निर्माण में उनका सपना देखने में कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि जो कल्चर है, थिएटर और सिनेमा है, जो साहित्य है, जो किताबें हैं, जिन लोगों ने हमें शब्द दिए हैं, तो हमें उनकी विरासत के प्रति नमन करना चाहिए कि जिस हमारे पूर्वजों ने इतना हमें सौंपा है तो हम उसको आगे की पीढ़ी तक जरूर पहुंचाएं। ये हमारा फर्ज है। तो मातृ ऋण, पितृ ऋण और इन सब ऋण के साथ एक संस्कृति ऋण भी हमारा है। तो हमें अपनी संस्कृति ऋण को नहीं भूलना चाहिए और उस तरह की स्थितियां बनाने की कोशिश करनी चाहिए जितना हम कर सके। बस मैं यही कहना चाहूंगा। और इस दुनिया बहुत क्या बात है अजित जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सार्थक और सारगर्भित बातचीत रही। और जितने भी मित्र जो उनके कमेंट्स आए हैं आपके फेसबुक पर अब ये उपलब्ध है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कमेंट्स को पढ़िए और उनका आप रेस्पॉन्ड करिए।
हमारे मित्र भी उनको भी अच्छा लगेगा। और आपने समय निकाला, मुझे बहुत कठिनाई हुई आपको प्राप्त करने में आज के दिन। और आप तब भी कह रहे थे पता नहीं मैं कहां पर हूंगा और कैसे प्रोग्राम करूंगा, लेकिन बहुत अच्छा रहा। मैं पुनः अजित राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और साथ में जो मित्र हमारे साथ जुड़ गए उनका भी नमस्कार। अजित जी, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मित्रों, विशिष्ट व्यक्तित्व के अंतर्गत आज के हमारे विशेष अतिथि थे मुंबई से श्री अजित राय, सुप्रसिद्ध फिल्म और सिनेमा समीक्षक और सांस्कृतिक पत्रकार और संपादक। मैं मित्रों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। वे बहुत तन्मयता के साथ हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। अब मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।